बॉन्ड्स के से भी मतलब बॉन्ड से भी रिलेट कर सकते हैं? इन जनरल लाइफ यस, इन इकोनॉमिक्स नो। ठीक है, आपने सही कहा बिल्कुल। अगर आप जनरल लाइफ की बात करते हो तो जनरली जब हम नॉर्मल टॉक करते हैं तो हमारी जो वांट्स होती है हम उसको डिमांड मानते हैं, बट इकोनॉमिक्स में वो डिमांड नहीं कहलाता। इकोनॉमिक्स में डिमांड का कहलाता है। मैं थोड़ी देर बाद आपको पूरा क्लियर करूंगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बट अभी और बात करते हैं, इसके थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि वांट्स जो है वो इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं है, तो फिर क्या डिमांड हो सकता है इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में क्या डिमांड हो सकता है? यस, जागृति। इकोनॉमिक्स में किस चीज को हम डिमांड कह सकते हैं? कहाँ पे जाके डिमांड फुलफिल होता है इकोनॉमिक्स के अंदर? जागृति, अनम्यूट योरसेल्फ। जागृति, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर व्हाटएवर इज इन योर माइंड। अगर वांट्स को हम डिमांड नहीं करते तो डिमांड क्या हो सकता है इकोनॉमिक्स में? मेरी जागृति इज नॉट एबल टू डू इट। खुशबू, Yes, sir. हाँ, तो डिमांड क्या हो सकता है अगर हम वांट्स से डिमांड नहीं कर सकते? So the things, the products or goods we buy, we are ready to buy it. Good, we are ready to buy. चलो, good. Somewhere down the line we have come there कि हाँ डिमांड यहाँ तक आ सकता है, लेकिन डिमांड ना हम खाली वांट को कह सकते हैं, ना हम खाली अपने विल को कह सकते हैं, ना हम खाली बाइंग को कह सकते हैं। डिमांड दो तीन चीज बन के बनती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके आगे चलिए एक और बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑल एंड आई वांट टू नो कि कितना आपको समझ आता है, अभी तक कितनी समझ है मार्केट की। सपोज करो कि आप दो प्रोडक्ट खरीदते हो। एक है आपका टेक फॉर इंस्टेंस शैम्पू, वो हम सब खरीदते हैं, यूज करते हैं, और हम सब अभी यूज कर रहे हैं पैंटीन शैम्पू। ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज इन रेगुलर लाइफ, हम मान के चलते हैं टेक फॉर इंस्टेंस, अब हम लोग शैम्पू की बात कर रहे हैं तो हम लोग कंडीशनर की भी बात कर लेते हैं, पर हम कंडीशनर डव का खरीद रहे हैं। ठीक है, पैंटीन शैम्पू और डव कंडीशनर जो हम खरीद रहे हैं। अब सपोज करो अगर पैंटीन शैम्पू का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो क्या उसकी डिमांड सेम रहेगी जो अभी थी, या फिर उसकी डिमांड में चेंज आएगा? और अगर आएगा तो कैसे आएगा और कितना आएगा? कौन बताएगा मुझे? रिया मुखीजा, रिया गो फॉर द आंसर। रिया म्यूट योरसेल्फ। वाहिनी। यस सर। हाँ बताओ मुझे। सर अगर जैसे आपने बोला इस प्रोडक्ट के रेट्स बढ़ते हैं तो हम हो सकता है अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो उस बेसिस पे हम इसी पे जाएंगे, बट अगर हमारी इनकम एक सेकंड वाही एक सेकंड। हम जब किसी एक प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, अगर मैंने दे दिया कि ये हुआ, मतलब है बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तो आप इनकम बढ़ा है वो इसमें सिनेरियो ही नहीं है। आप खाली सिनेरियो की बात करो कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं कैंटीन के तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? और तो हम हो सकता है हम दूसरे पे स्विच करें जो उसी मतलब वैसा ही कुछ अच्छा शैम्पू हो दूसरा कंपनी का जो जिसके प्राइसेस उससे कम हो, तो हम हो सकता है उस पर स्विच कर लें, या फिर हम उसे ही खरीदें। पर जैसे अगर हम क्वांटिटी अगर हम सपोज हम ज्यादा लेते थे तो उसे कम क्वांटिटी में यूज करें। तो अगर हम इसको एक सीधा साधा मेथड में समझे, एक कमोडिटी है कैंटीन और एक कमोडिटी है डव, कैंटीन का दाम बढ़ा तो क्या होगा? बेसिकली उसका डिमांड गिर जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट विल गो डाउन, राइट? क्वांटिटी स्पेसिफिक प्रोडक्ट विल गो डाउन, यही है। तो अब देखो मैंने अभी कुछ वर्ड यूज किए, एक यूज किया डिमांड, एक यूज किया क्वांटिटी डिमांडेड।
ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कुछ एकदम बोलते ना एकदम थ्रेड लाइक डिफरेंस है, तो हमें वो भी समझना पड़ेगा। तो चलो अब हम बोर्ड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि बेसिकली डिमांड का क्या डेफिनेशन है, क्वांटिटी डिमांडेड का क्या डेफिनेशन है, और डिमांड किन किन चीजों पर, किन किन चीजों की वजह से इफेक्टेड होता है, ठीक है, या फिर कंज्यूमर को डिमांड किस किस वजह से इफेक्ट कर सकता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द बोर्ड। So you are able to see over here that I have written concept of demand. All right, what is the concept of demand? अगर हम concept of demand की बात करें तो जो मैंने अभी कहा, जैसे मनीष ने कहा मुझे कि सर हमारे जो वांट होते हैं, तो वांट को आप विल कह लो, डिजायर कह लो, आप एक ही चीज को 3 वर्ड से बता सकते हैं। हमारे जो वांट होते हैं वो बेसिकली हमारे डिमांड होते हैं। नहीं, वो इन जनरल लाइफ वो हमारे डिमांड आप कह सकते हो, बिकॉज आप इसी एक वर्ड से सारी चीजों को डिनोट करते हो। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में आपके जो विल है, जो डिजायर है, वो सिर्फ विल और डिजायर है, आपकी इच्छा है उसे खरीदने की, पर वो मार्केट के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ इच्छा है, आप खरीद नहीं रहे उसे, राइट। तो इच्छा और खरीदने, इच्छाइंग और बाइंग, इच्छा और डिजायर और बाय के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या मैं आपको बताऊं। सपोज एक कंज्यूमर है, से फॉर अ पर्सन हु इज नॉट दैट रिच, उसकी इच्छा है कि उसे कार खरीदना है, ऑडी खरीदना है, ऑडी बहुत फेमस कार है, उसे वो खरीदना है, बट क्या वो उसे खरीद पा रहा है? नहीं खरीद पा रहा। डिजायर तो है, पर मार्केट के लिए वो डिमांड नहीं क्रिएट कर पा रहा क्योंकि उसकी डिजायर है। या फिर सपोज करो और एक कंज्यूमर है जिसका विलिंगनेस, जो बोलते हैं, जो बेसिकली उसके पास पैसा भी है लेकिन उसके पास डिजायर नहीं, वो ऑडी खरीद सकता है, लेकिन वो एक यूजर है, माइजर है जिसे हम कहते हैं, मतलब क्या, वो कंजूस है। तो वो खरीद सकता है लेकिन वो खरीदेगा नहीं मार्केट में जाके। तो क्या हुआ, उसके पास डिजायर है, उसको खरीदना है, उसके पास पैसे भी है, लेकिन क्योंकि उसके नेचर में है कि वो माइजर है, वो कंजूस है, तो वो उसे खरीदेगा नहीं। अगेन बिकॉज 2 थिंग्स आर देयर बट द थर्ड थिंग इज नॉट देयर, तो वो डिमांड क्रिएट नहीं करेगा, तो वो भी डिमांड नहीं होगा। तो डिमांड क्या हो गया? डिमांड एक ऐसी चीज होगी जिसको हम यहाँ पर इस डेफिनेशन के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। आप लोग के पास कॉपीज है, नोटबुक्स है, तो प्लीज अपने कॉपीज में, नोटबुक्स में वो लिख लीजिए एवरीवन, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। व्हाट इज अ डिमांड? इट रेफर्स to different possible quantities. It refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. I am repeating it properly. It refers to different possible quantities. It refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy. जो consumer ready है खरीदने के लिए at different possible prices, अलग अलग possible prices में। जैसे सपोज करो एक कमोडिटी का प्राइस 4 रुपीज है, अभी उसका प्राइस बढ़ के 8 रुपया हुआ, 8 रुपीज हो गया। तो जो 4 रुपीज में कंज्यूमर खरीद रहा था जितनी क्वांटिटी, वो अब 8 रुपीज में उतनी क्वांटिटी नहीं खरीदेगा। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही आपकी क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी बॉट हैज बीन चेंज। तो जो चेंज होता है, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिमांड जो होते हैं, उसको हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं डिमांड के डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी। अलग अलग पॉसिबल प्राइजेस में जो कमोडिटी खरीदेगा एक कंज्यूमर, और जैसा जैसा उसका प्राइजेस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आएंगे उसी को हम लोग डिमांड कहते हैं, ठीक है एवरीवन। आई बिलीव ये बहुत क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिमांड किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिमांड 3 थिंग्स पे डिपेंड कर रहा है। एक, डिजायर और वांट ऑफ द कमोडिटी। आपको अगर डिजायर नहीं, आप चाहते ही नहीं कोई कमोडिटी खरीदना, तो चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आप रिच हो, चाहे आपके पास सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप वो कमोडिटी नहीं खरीदोगे क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि वो कमोडिटी आपको खरीदना है। से फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
सपोज करो आपके पास काफी पैसा है कि आप एक एप्पल आईफोन खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एंड्रॉयड फोन की तरफ जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि आपको लगता है एंड्रॉयड जो फोन है वो यूज करने में इजी है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर जो है वो आपके लिए ज्यादा इजियर है, या एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो आपके लिए ज्यादा इजियर है देन एप्पल आईफोन। तो क्या होगा, आपके पास डिजायर नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है, फिर भी वो डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी डिजायर टू बाय दैट एप्पल आईफोन। तो एप्पल आईफोन के लिए वो डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज इवन आफ्टर यू बीइंग रिच इनफ टू बाय दैट फोन यू डोंट हैव द डिजायर टू बाय दैट फोन, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2, एबिलिटी टू पे। ना इसी का सेकंड ऑप्शन लेते हैं, सेकंड पार्ट, कि आपके पास एप्पल आईफोन खरीदने की डिजायर है, लेकिन आपके पास आप इतने रिच नहीं हो या फिर इतना पैसा नहीं है आपके पास कि आप 1 लाख रुपया या 50,000 रुपए अभी एप्पल आईफोन खरीदने के लिए पैसे दे सको फर्स्ट से। तो आपके पास डिजायर तो है लेकिन एबिलिटी नहीं है पैसा खर्चा करने की उतनी। तो मतलब दोनों केस में डिमांड क्रिएट नहीं हुआ। एक केस में डिजायर नहीं था पर पैसा था आपके पास तो भी डिमांड क्रिएट नहीं हुआ, दूसरे केस में डिजायर है पर पैसा देने के लिए है नहीं आपके पास तो भी डिमांड क्रिएट नहीं हुआ। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस टू पे। अब आपके पास डिजायर भी है और पैसा भी है लेकिन आप कंजूस हो कि मुझे नहीं खरीदना यार, मैं इसके बिना भी काम चला लूंगा। इसे आप कंजूस नहीं कहोगे, इसको हम लोग और एक वर्ड कह सकते हैं कि कई बार किसी सिचुएशन में आप ये सोचते हैं कि मेरी सेविंग्स बढ़ जाए तो मैं फालतू में खर्चा नहीं करूंगा, मैं सेविंग्स बढ़ाऊंगा और ट्राई करूंगा कि एप्पल आईफोन खरीदने की इच्छा भी है, मेरे पास एबिलिटी भी है, लेकिन मैं सेविंग्स बढ़ाना चाहता हूँ अपनी। मैं अगर 50,000 रुपया खर्चा करूंगा तो मुझे एप्पल आईफोन मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं 15,000 ही खर्चा करता हूँ। जो फीचर जो मुझे चाहिए, जो मेरे नीड के फीचर्स है, कैमरा अच्छा चाहिए, गूगल प्ले स्टोर चल जाना चाहिए, उससे जूम हो गई और जो अदर क्लासेस चलती है वो चल जानी चाहिए, वो सब तो चल ही रहे हैं। तो मैं 15,000 रुपया ही खर्चा करूंगा, 35,000 जो है मैं सेव कर लूंगा अभी, क्योंकि मेरे को नहीं खरीदना। तो आपके पास डिजायर भी थी खरीदने की और आपके पास एबिलिटी भी थी खरीदने की, लेकिन आप अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ योर ब्रेन आप विलिंग नहीं थे उस रुपया खर्चा करने के। तो ये हो गया विलिंगनेस टू पे। तो जो डिमांड है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, एक होता है डिजायर, दूसरा होता है एबिलिटी टू पे और तीसरा होता है विलिंगनेस टू पे। तो 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिमांड, ठीक है। ये 3 चीजें हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? हाँ सर। कहाँ से आवाज नहीं आई आपको? मैंने जो डिमांड पढ़ाया वो पूरा समझ आ गया, डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस वाला? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब जो फंक्शन है Q इज इक्वल टू S P Y P R और T, देखो यहाँ पर मैंने P लिखा है, Y लिखा है, PR लिखा है और T लिखा है। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर इस फॉर्मूले में डिराइव करना चाहो तो आप इसको कैसे डिराइव कर सकते हो? ऐसे डिराइव कर सकते हो, Q इज इक्वल टू S P Y P R T। इसका मतलब क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को? यहाँ पर आप एक एक वर्ड का क्या क्या डेफिनेशन बता सकते हो, मेरे को कौन बताएगा? यहाँ पे P स्टैंड फॉर, एनीवन हु कैन? P स्टैंड फॉर, P इज इक्वल टू, हम पहले इस P की बात कर रहे हैं, P इज इक्वल टू, बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्लियर हो जाएगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलो अब बताओ y इज इक्वल टू, y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, y स्टैंड फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। y क्या हो गया? y स्टैंड फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। y जो है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, y इज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर खरीदता है
उसके बारे में बात करें। अभी हम लोग इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट डिमांड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। Y इज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। PR क्या होगा? व्हाट इज PR? PR क्या होगा? क्या क्या चीज डिमांड के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकती है? पहला प्राइस हो सकता है, दूसरा इनकम हो सकता है। PR क्या हो सकता है? ऑल्टरनेटिव जो कमोडिटी है उसका प्राइस। ऑलराइट, ऑल्टरनेटिव कमोडिटी जो है इसका, जैसे सपोज करो हम लोग पैंटीन ले रहे हैं, तो हेड एंड शोल्डर का प्राइस भी डिसाइड करेगा कि पैंटीन की सेल कितनी होगी। एम आई राइट? जो ऑल्टरनेटिव कमोडिटी है उसका प्राइस जो होता है प्राइस ऑफ दी ऑल्टरनेटिव कमोडिटी, या फिर प्राइस ऑफ दी रिलेटेड कमोडिटी, आप जो भी लिख दो, मैं ऑल्टरनेटिव लिख रहा हूं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कमोडिटी क्लीन नहीं है बोर्ड, मैं आपको बता दूंगा बाद में, आप चाहे तो मेरी आवाज सुन सुन के लिख सकते हो। और टी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे लास्ट बचा है टी। व्हाट टी डिनोट्स? टी स्टैंड फॉर क्या बच गया? हमने अभी यहाँ पे क्या बताया था? डिजायर। एक चीज बताई थी, डिजायर। तो टी का मतलब क्या हो गया? टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। टी इज इक्वल टू टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। मुझे चाय पसंद है, आपको कॉफी पसंद है, आप मार्केट में जाके कॉफी डिमांड करोगे, मैं चाय डिमांड करूंगा। इट्स वेरी सिंपल। एज अ कंज्यूमर आई डिमांड टी, यू विल डिमांड कॉफी। तो टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा बट है। इन प्रैक्टिस मतलब अभी जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और आगे हम लोग इस चैप्टर को रिव्यू करेंगे, इन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, हम इन तीन चीजों को Y, PR और T को कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? आपके क्वेश्चन में जो दे दिया वो दे दिया। इसके अलावा अगर आप कभी भी ये बात करोगे कि ये चेंज हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम इन तीनों को कांस्टेंट मान लेंगे हमेशा। तो आपका डिमांड का फंक्शन क्या हो गया? Q। अगर आप डिमांड मानते हो तो Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T। दैट मीन्स Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस बेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो मेरे को रेक्टिफाई तो करो। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बताओ कौन बताएगा मेरे को? सर इनवर्सली होएगा। ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होएगा। Q इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा, इफ प्राइस विल राइज डिमांड विल फॉल। इफ प्राइस विल राइज डिमांड विल फॉल फॉर श्योर, ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। मेरे को आप लोग बताओगे कि आप में से मैं जिस जिससे सवाल करूंगा बताएंगे मेरे को कि जो डिमांड है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है। एक कंज्यूमर के लिए, एक कंज्यूमर डिमांड जो कमोडिटी के लिए करता है वो किस किस चीज पे इंफ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। कौन बताएगा मुझे? चलो सबसे पहले मनीष खत्री से पूछते हैं। मनीष, अनम्यूट योरसेल्फ फास्ट। यस सर। हाँ बताओ, एक कंज्यूमर कौन सी 3-4 चीजों से कमोडिटी का जो डिमांड है उसके लिए मैटर करता है कि ये ज्यादा होगा कि कम होगा? पीछे कोई बोल रहा था मनीष खत्री की क्लास में, मनीष के घर पे, तो मनीष ने ऑफ कर दिया। राघव मोदी बोलो। सर उसको 3 चीजें है ना अफेक्ट करेगी। सबसे पहले फर्स्ट डिजायर, कि उसको खरीदना भी है या नहीं, उसको खरीदने की इच्छा है या नहीं। सेकंड एबिलिटी की, सेकंड एबिलिटी की वो खरीद सकता है यानी। तीसरा उसकी विलिंगनेस। अच्छा, तो ये आप कह रहे डिमांड। लेकिन अगर मैं कहूँ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 थिंग्स व्हिच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड राइट नाउ। Q इज इक्वल टू F, P, Y, PR और T। T का मतलब फॉर अ कमोडिटी उसका प्राइस उसके लिए बहुत मैटर करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसका बाय द साइज ऑफ हिज इनकम, उसका इनकम कितना है उस पर भी मैटर करेगा कि वो कौन सा सामान खरीदता है और कौन सा नहीं खरीदता।
अकॉर्डिंगली। और फिर तीसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट जो कमोडिटीज है उसके प्राइस क्या है, उससे भी डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर कितना डिमांड रखेगा मार्केट के अंदर। और लास्ट कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कि उसका टेस्ट कैसा है, उसको क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद है। ठीक है एवरीवन, आई बिलीव ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार रेज योर हैंड एवरीवन। यस, मयंक, फवाद, देवांशी, चुप, सॉरी देवांशी, अवॉन, खजांची, ओजुला, गुप्ता, निशान, खत्री, इज इट नॉट क्लियर? चलो डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की चीज पूछते हैं। डिमांड जो है वो खाली प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, वो अलग अलग चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और कुछ चीजें जिस पे वो डिपेंडेंट है, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो हर प्राइस का, जो भी आप घर के अंदर लेके आते हो वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि फ्यूचर में क्या प्राइस होगा इसका, उसके बेस पर भी आपका डिमांड इफेक्ट करता है। जैसे अगर आपने शेयर मार्केट को रन करते हुए देखा होगा, आप अकाउंट पढ़ते हो, तो शेयर मार्केट किस पर रन करता है, कौन बताएगा मुझे? शेयर मार्केट बेसिकली किस चीज पर रन कर रहा होता है? फॉर इंस्टेंस आई विल आस्क शिवेंद्र सिंह भाटी। शिवेंद्र अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा ऐसे मत करो, आप लोग क्लास में बैठे हुए अगर अपने आप को अनम्यूट नहीं करोगे कहने के बाद तो आप क्लियर नहीं होगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कौन तो आपको डांट रहा है बताओ? जो भी आता मन में वो जवाब देना। ही इज नॉट डूइंग इट। आई गो टू अवॉन खजांची, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या तो मेरी आवाज नहीं जा रही? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो राघव। तो शायद तक फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर कि उसके आगे ना कितनी रेट होगी। यस, आपके पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन पे खेला है वहां पे। आप देखोगे शेयर मार्केट जैसी एक न्यूज आती है वैसी फट करके ड्रॉप हो जाएगी या फट करके राइज हो जाएगी। क्यों होता है ऐसे? क्या एक न्यूज आने से क्या मार्केट में डिमांड का फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जैसे ही न्यूज आई वैसे ही लोगों को पता चल जाता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस न्यूज की वजह से मार्केट में इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिर जाएगा और कंज्यूमर इसको सेल करेंगे, तो वो भी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट धराशायी हो जाता है या गिर जाता है। या फिर किसी न्यूज की वजह से जो है मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा और ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, वो और खरीदेंगे, तो शेयर मार्केट इंप्रूव हो जाता है। तो जो पूरा का पूरा शेयर मार्केट है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर पे चल रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूज विच इज हैपनिंग राइट नाउ। जैसे सपोज करो इंडिया और चाइना का जो अभी सिचुएशन है, जो मार्केट में सिचुएशन है, अगर इंडिया की पोजीशन वीक दिखाई देगी अभी, अगर सपोज करो इंडिया की पोजीशन वीक लगेगी शेयर मार्केट वालों को, तो क्या होगा? मार्केट इंडिया का फॉल हो जाएगा। और अगर चाइना की पोजीशन वीक लगेगी तो चाइना का मार्केट फॉल हो जाएगा। दैट्स हाउ इट गोज। क्योंकि अभी इंडिया की पोजीशन इतनी वीक नहीं दिख रही तो मार्केट उस तरह से क्रैश नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को लग रहा है मे बी इंडिया और चाइना इज ऑन दी वर्ज ऑफ दी वॉर, इकोनॉमिक वॉर, लेकिन इंडिया के साथ काफी कंट्रीज खड़ी है तो इंडिया संभाल लेगा सिचुएशन को। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दीज ऑल न्यूज मेक इट अ लॉट मैटर्स अ लॉट फॉर द मार्केट, ठीक है, फॉर द डिमांड ऑफ एनीथिंग। ओके, इसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है। यस राघव। सर जैसे अगर अभी वॉर होती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो क्या इकोनॉमिकली क्या फर्क पड़ेगा शेयर्स में? देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर वॉर होती है तो सबसे पहली चीज जो है, अभी ऑलरेडी चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं यूज करने के लिए। ठीक है, चाइना जो एक्सपोर्ट कर चुका है वहां से माल, वो यहाँ से शिप वाले जो जगह है वो कार्गो में ही रखा हुआ है, वो इंडिया के अंदर अभी आया नहीं। तो बेसिकली आपको अभी जो माल है, जो पुराना माल है इंडिया के अंदर, वही मिल रहा है। चाइना का जो नया माल है वो यहाँ पे शिपिंग नहीं हो रही अभी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एवरीवन, ठीक है, वो वहीं पे पड़ा हुआ है, बिकॉज वैसे भी बाहर के माल को भी बंद किया हुआ है आना। तो इंडिया का जो इफेक्ट पड़ेगा इन अ शॉर्ट रन, इंडिया का मार्केट जो है वो एक बार का क्रैश करेगा। जो लोग हैं उनको उनके डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलेगी। बट अगर आप इसका लॉन्ग रन देखो तो क्योंकि बाहर से सामान नहीं आ रहे,
तो इंडिया के जो सामान है वो बिकने स्टार्ट हो जाएंगे और ज्यादा लोग और बनाना स्टार्ट करेंगे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और ज्यादा आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि उनके कमोडिटी के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट वेट कर रहा है। क्योंकि वो जो सामान वो चाइना के मटीरियल को खरीद रहे थे बिकॉज दैट वाज चीप, थोड़ा आसानी से मिल जाता था और चीप होता था, अब वो नहीं आ रहा है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो या फिर जो दूसरे देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आके इंडिया में बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा इंडिया कंट्री इंडिया में बनाई गई चीजों को ही खरीदेगी। तो वो क्या करेंगे, इंडिया में आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, या इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडिया में फैक्ट्री लगाएंगे और वही माल बिकेंगे। दो, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें प्ले करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे लेबर कैसी है। तो हम हर चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन हम काफी चीज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको पता होगा 1-2 दिन पहले टिकटॉक बैन हुआ, काफी सारे लोग चिल्लाने लगे टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन टिकटॉक बैन हुआ तो जो इंडिया में रोपोसो है, जो उसका ऑलरेडी एक जो अल्टरनेटिव है वो इंडिया में है, जो इंडियन प्लेयर्स ने उसको बनाया हुआ है। तो लोगों ने रोपोसो ऐप, सारे ने नहीं किया लेकिन काफी लोगों ने रोपोसो ऐप डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, जो पैसा या फिर जो चीज डिमांड आपके टिकटॉक के लिए थी वो स्लोली बट ग्रेजुअली रोपोसो ऐप के लिए आ जाएगी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इंडिया का फायदा होगा कि इंडिया के लोग इंडियन चीजें यूज कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जस्ट बिकॉज इंडिया के लोग इंडियन चीजें यूज कर रहे हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेगी, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि अगर हम इंडिया में चीजें बनाएंगे तो जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 130 करोड़ लोग जो है उनका एक पूरा का पूरा मार्केट उनका वेट कर रहा है, हम अगर वहां पे जाके चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं तो। समझ आ गई बात। फिर भी यहाँ पे एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है, सारी चीजें आप इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें ग्लोबल मार्केट से मंगानी पड़ेगी। जैसे अमेरिका भी सारी चीजें अपनी जगह प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें ग्लोबल मार्केट से मंगानी पड़ेगी। वी आर ग्लोबलाइज्ड नाउ। लेकिन हम जो बहुत सारी चीजें खरीदते हैं उसमें काफी चीजें जो हम इंडिया में कर सकते हैं वो स्लोली बट ग्रेजुअली होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हमें कहीं और बाहर ताकना नहीं होगा किसी भी चीज के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए। तो इसीलिए डिमांड और सप्लाई जो है वो बहुत मैटर करता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एवरीवन गॉट क्लियर अप टिल हियर? तब से मैं आगे आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ाऊँ, और अगर नहीं हुआ है तो मेरे से एक बार पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन जो दिमाग में है प्लीज, और अगर हो जाए तो प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। थोड़ा जल्दी करो यार, बहुत धीरे धीरे रेज हैंड करते हो। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट। 10 मिनट की कीमत तुम क्या जानो। चलो स्टार्ट करते हैं। डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of a commodity to be purchased at different prices of that commodity. डिमांड शेड्यूल क्या हो गया? एक टेबल हो गया। इट इज जस्ट अ टेबल जो कि बताता है हमें कि आप एक कमोडिटी को कितना खरीदोगे अलग अलग प्राइजेस में। मतलब अगर एक कमोडिटी का प्राइस 4 रुपया है तो आप कितनी क्वांटिटी खरीदोगे उसको, अगर उसी कमोडिटी का प्राइस 3 रुपया हो गया तो आप कितनी कमोडिटी खरीदोगे, उसी कमोडिटी का प्राइस 1 रुपया हो गया तो आप कितनी कमोडिटी खरीदोगे, ये डिमांड शेड्यूल बताता है। अब डिमांड शेड्यूल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपकी कॉपी होगी, ये शॉर्ट नोट्स की तरह काम आ जाएंगे आपके। उसके बाद मैं आपको पीपीटी भेजूंगा वैसे भी, तो वो आपके काम आ जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी मैं भेजूंगा। ये चैप्टर जो है जब खत्म हो जाएगा तो हमारा सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग खत्म होगा। देखो 1 महीना करीबन, मतलब आप समझ लो राउंड अबाउट 15-16 दिन हमारा उसका चला था, इसके पहले वाले पार्ट का हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस अराउंड 8-10 दिन चला होगा। फिर 8-10 दिन हमारा वो चल गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस स्टॉक एनालिसिस, और अब मेरे को गारंटी है कि 7-8 दिन मेरे को इसको चलाना पड़ेगा डिमांड पे। तो करीबन राउंड अबाउट 1 महीना सिर्फ एक चैप्टर का है एनसीईआरटी का, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर। वाई? बिकॉज ये आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सारी चीजें डिटेल में समझना बहुत जरूरी है और सारी चीजें नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लासेस के अंदर इकोनॉमिक्स के या फिर अकाउंट्स के या बिजनेस स्टडीज के या किसी भी सब्जेक्ट के, साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जब वो वापस स्कूल रीस्टार्ट करेंगे। तो चाहे आप कितना भी चाह लो, इतना डिटेल में आप क्लासेस में वापस नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास टाइम कम है और ज्यादा चीजें कवर अप करनी है। इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू
कि आप लोग क्लासेज रेगुलरली कर रहे हो, आप डिटेल में पढ़ रहे हो, तो आगे आपको कभी भी इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट ईयर जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर होगी, तो आपको बहुत इजीली वो समझ आएगा और बहुत इजीली लर्न होगी। और जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना लैंग्वेज पे भी आपकी पकड़ हो जाएगी, इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल में दो होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड schedule and the second one is market demand schedule। तो हमारे पास दो है, एक है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और दूसरा है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या हुआ और मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या हुआ, मेरे को कौन बताएगा? इसके वर्ड में छिपा हुआ है कि इंडिविजुअल क्या है और मार्केट क्या है। कौन बताएगा? म्यूट करो फटाफट और बताओ इंडिविजुअल क्या है और मार्केट क्या है। सर इंडिविजुअल, भाई गो फॉर इट, आप ही को बोला था मैंने, आपने म्यूट कर लिया था। तो राघव को बोला। हाँ, तो नहीं, इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल में इंडिविजुअल बायर या कंज्यूमर, डिमांड शेड्यूल भाई, इंडिविजुअल सॉरी डिमांड शेड्यूल में तो हाँ, ये वो शेड्यूल है जिसमें एक बायर या कंज्यूमर के हिसाब से मार्केट में सप्लाई या होता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल में ये लार्ज स्केल पे होता है, मतलब जितने भी कंज्यूमर्स है मार्केट में उनके अकॉर्डिंग होता है, और इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही बायर या एक ही कंज्यूमर के अकॉर्डिंग मार्केट में जो सप्लाई या उसके बेसिस पे होता है। वेरी गुड, वेल डन, आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच भाई। तो चलो अब हम आगे बढ़े, मैं समझाता हूँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। ये डिपेंड करता है, इट रेफर्स टू अ डिमांड शेड्यूल ऑफ सिंगल बायर जो है, एक बायर का डिमांड कैसे, जैसे आप एक बायर हो, यू योरसेल्फ आर अ बायर, तो जो 1 यूनिट है, आप अपने आप को यूनिट मान रहे हो, आप जो है वो एक बायर हो, तो आपकी जो इंडिविजुअल डिमांड है मार्केट से वो क्या है। अगर ये 5 रुपया होता है किसी चीज का तो आप कितना खरीदते हो, 4 होता है तो हेलो, हाँ सॉरी बेटा, बीच में नेटवर्क आगे वापस आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ चलो, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हुआ, एक बंदा, जैसे सपोज करो आप हो, आप क्या क्या कमोडिटीज मार्केट से डिमांड करते हो, अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द 4 थिंग्स व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अकॉर्डिंग टू विलिंगनेस ऑफ योर्स, according to related price commodity of the related price of the related commodity and according to your income, आप क्या चीजें डिमांड करते हो। और अगर ये चीज आप डिमांड कर रहे हो इसका मार्केट प्राइस चेंज होता है तो आपकी डिमांड कैसे चेंज होती है। जब आप इसका एक शेड्यूल बनाते हो तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एक शेड्यूल बना दिया, एक फॉर इंस्टेंस मैंने ये शेड्यूल बनाया है, यहाँ पर मैंने कंज्यूमर का नाम भी लिख दिया, जितना मेरे को पता है, राइट द नेम ऑफ से कोई भी एक नाम, चलो आपकी क्लास में नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मैं एक बच्चे का नाम लिखूंगा तो आप लोग घर में प्रोजेक्ट लगेंगे, यस मेरा नाम लिख दिया, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट दैट। टेक फॉर इंस्टेंस आई राइट द नेम ऑफ खुशी, आई डोंट नो, सपोज करो खुशी है, उसका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में बना रहा हूँ। ठीक है, कमोडिटी ए हो गया टी, ठीक है, कमोडिटी बी हो गया आपके, सपोज करो टेक फॉर इंस्टेंस टी ले रही है और वो च्युइंगम, ठीक है, मार्केट से च्युइंगम ले रही है और टी ले रही है। ठीक है, तो अगर टी का प्राइस 2 रुपीज है और च्युइंगम का प्राइस 1 रुपीज है, इसका 3 है, इसका 4 हो गया और फिर 5 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये 2 कमोडिटीज है। अब मैं यहाँ पर इसका इंडिविजुअल शेड्यूल बना रहा हूँ, अभी 2 प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं देख रहे हम लोग, खाली खुशी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 2 रुपया टी का था तो खुशी ने कितना डिमांड किया, खुशी ने डिमांड किया सपोज करो 5 कप अ डे। जैसे ही 3 रुपया हुआ उसने 4 कप डिमांड किया, 4 रुपया हुआ उसने 3 कप डिमांड किया, 5 रुपया हुआ उसने 1 कप डिमांड किया टी का।
च्युइंगम के केस में भी यही हुआ, जब 1 रुपीज च्युइंगम था तो 5 च्युइंगम डिमांड किया, 2 रुपीज च्युइंगम हुआ तो उसने 4 पीस डिमांड किया, 3 रुपीज च्युइंगम हुआ तो उसने 3 पीस डिमांड किया, 4 रुपीज होते ही उसने 2 च्युइंगम डिमांड किया। तो ये जो डिमांड शेड्यूल खुशी का है, जो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो उसने कम कर दी क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर जैसे जैसे प्राइस घटेगा तो उसने क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर कर दी। ये जो हम लोग शेड्यूल बनाते हैं इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है एवरीवन, ये यहाँ तक अभी एक बार मैं रोक रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास अब ओवर होने वाली है 1-2 मिनट में। आई बिलीव सबको समझ आ गया होगा। कल हम लोग वापस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग मैंने भूल से गलत लिखी हुई है, जब मैंने रब किया था तो गलत आ गया था, मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ बाय द एंड ऑफ दिस क्लास। दिस इज इकोनॉमिक्स। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय श्री कृष्णा एवरीवन। कल मिलते हैं वापस, टेक केयर।